हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 11 लेकर के। ओके, तो अभी तक जो है हमारे 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। एंड हम जो है अभी तक कुछ चीज़ें, कुछ प्रोसेसेस जो कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को एक सही तरीके से चलते रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। इनमें कौन कौन सी आती है, जैसे कि हम न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया हमारा। देन हम रेस्पिरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और हम इसको लास्ट लेक्चर तक बिल्कुल कवर कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ओके, अब जो है अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ओके, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब देखिए, न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, हम खाने को अंदर ले गए। हमने खाने को अंदर ले जा कर के अपने पेट में, अपनी आंतों में अच्छे से उसका डाइजेशन करा। उसको जो है हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा और उसको तोड़ने के बाद उसको जो है हमारी जो गट होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, उसकी जो वॉल होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, वहीं जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ये क्या करता है, ये उन एब्जॉर्ब हुई चीज़ों को ऐसी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करता है जिन्हें हमारी सेल्स यूज़ कर सकती हैं। ओके, सो ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। यानी कि ये जो है एनर्जी बनाता है, एनर्जी जनरेशन का काम करता है। ओके, कौन, रेस्पिरेशन। ओके, क्योंकि इसमें जो है हमने जितनी भी प्रोसेसेस पढ़े थे उसमें हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ओके, अब रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हुआ कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले गए। हमने डिफरेंट टाइप के जो हैं अपने लिए एनर्जी के सोर्सेज बना लिए। लेकिन अब उस जो हमारे ऑक्सीजन हमने नोज़ के थ्रू ली है, जो लंग्स तक हमने पहुंचाई है, उस ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाने के लिए एक टैक्सी चाहिए ना, एक रास्ता चाहिए, एक ज़रिया चाहिए। क्योंकि वो ऑक्सीजन खुद तो ऐसे रास्ता ढूंढते ढूंढते नहीं निकल जाएगी ना, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो अंदर से काफ़ी वास्ट है। जैसे हम बाहर से देखते हैं तो अंदर से इन सारी चीज़ों के लिए बहुत वास्ट है हमारी बॉडी। तो यही ट्रांसपोर्टेशन काम आता है, जो कि चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हो या वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो। अगर वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हैं तो ये उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, और अगर वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत हैं तो ये हमारी हर एक सेल तक उन चीज़ों को ले जाने का काम करता है। ओके, सो इट ट्रांसपोर्ट्स। ओके, सो इसका जो होता है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, कह सकते हैं। ओके, सो अब जो है हम यही वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड इसको भी जो है हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें पार्ट लेती हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं इसमें। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग पड़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है हमने क्या जाना अभी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जब हम ऊपर बात कर रहे थे तो हमने क्या जाना कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जो है हमारे फूड को, हमारी ऑक्सीजन को, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारी बॉडी में, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ओके, एंड ये काम करता कौन है, इसको करने के लिए जो मीडियम होता है वो होता है हमारा ब्लड। जैसा कि जब हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये ब्लड होता है ये ऑक्सीजन के लिए एज अ टैक्सी काम करता है। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी टैक्सी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो उस ड्राइवर का काम करता है। ओके, सो यहाँ पर जो ब्लड होता है हम लिख सकते हैं दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड था और क्या था, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल्स। अब जो चीज़ें बनी
हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, जो कचरा बना हुआ है, वो चीज़ें अगर वहाँ पे रहेंगी तो वो जगह भी उतनी जगह भी घेर लेंगी, वो हमारी जो एनर्जी बन रही होगी वो भी यूज़ कर रही होंगी, एंड हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेल्स हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा रही होंगी। इसलिए इनको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अब जो है हमारे सामने आया है ब्लड। अब हम इस ब्लड के बारे में, अपने ब्लड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। ओके, सो व्हाट इज़ ब्लड? खून। ओके, सो खून क्या होता है देखते हैं। देखो, ब्लड जो होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। दो चीज़ें कौन सी? एक इसमें आता है, देखो अगर हम बात करें कोई भी चीज़ जो होती है हम उसको कैसे लेते हैं? 100% के हिसाब से लेते हैं, है ना। कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, मान लो जितने भी लीटर हो, वो ब्लड हम उसको उतना 100% अपनी बॉडी के हिसाब से मान रहे हैं। अब उस ब्लड में जो है दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि ब्लड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है मेन लेवल पर। किन किन चीज़ों से? एक प्लाज्मा होता है, ओके, एंड क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ओके। सो इन दोनों में से अगर हम बात करें तो हमारा जो प्लाज्मा होता है ये नियरली 55% के बराबर होता है, ठीक है। एंड जो बचा खुचा है वो हमारे ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब प्लाज्मा जो होता है एक तरीके से किसका काम करता है? फ्लूइड मीडियम का, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ये हमारा काम करता है फ्लूइड मीडियम का। फ्लूइड मीडियम से मेरा मतलब है कि प्लाज्मा यहाँ पर ये काम कर रहा है कि ब्लड का जो मेन मीडियम है वो बना रहा है, यानी कि इसी प्लाज्मा में ही डिफरेंट चीज़ें जब आके मिलती हैं तो वो ओवरऑल जो है वो ब्लड बनता है, ओके। यानी कि इसका जो बेस मटेरियल है वो हमारा प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा में भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा भी कुछ चीज़ों से मिलकर ही बना होता है। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा ही जो है पूरा इसका अन्नदाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ज़रा सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? जो कि 45% मौजूद होते हैं। ये और कुछ नहीं होते हैं, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ये हमारे वही होते हैं RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये वही होते हैं, ठीक है। रेड ब्लड कार्पस्कल्स, वाइट ब्लड कार्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स, ओके। सो RBC के बारे में हम सभी जानते ही हैं, हम अपने लास्ट लेक्चर्स में भी इसके बारे में जो है बात कर चुके हैं। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। चलिए हम ये कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इनके बारे में। RBCs जो होते हैं क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो ये तो हो जाता है हमारा RBCs का फंक्शन, यानी कि ये क्या करती हैं? ये ऑक्सीजन को सभी सेल्स तक पहुंचाती हैं। अब कैसे पहुंचाती हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हीमोग्लोबिन की मदद से, है ना, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हमारी जो ये WBCs होती हैं ये क्या काम करती हैं? ये भाई हमारे सैनिक होते हैं, ठीक है। ये हमारे सुरक्षा गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि बाहर से जो जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जो वायरसेस आ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारी बॉडी में ऑलरेडी बॉडी गार्ड्स मौजूद होते हैं, WBCs मौजूद होते हैं, तो हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं? और कभी कभी हम बीमार नहीं भी पड़ते हैं। देखो ऐसा इसलिए होता है, हम जो ये डेली लाइफ जीते हैं उसमें हम डेली जो है लाखों करोड़ों की संख्या में बैक्टीरियाज एंड जर्म्स की जो है पहुंच में आते हैं, ठीक है। डेली जो है कई सारे जर्म्स हमारे अंदर जाते हैं, कई सारे जर्म्स के साथ हमारा कांटेक्ट बनता है, बट
होता क्या है, हम उन जर्म से बच जाते हैं इन्हीं WBCs की वजह से। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पर जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, तो वो उस टाइम अपनी स्ट्रॉन्ग फेज़ में होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये WBCs थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। इम्यूनिटी जो है वो इन WBCs का एक तरीके से बोल सकते हैं पावर हाउस है, ठीक है। अब जब किसी के पास पावर ही नहीं है तो वो कैसे आपको बचा सकता है, कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा, जिसके पास खुद की पावर नहीं है। तो ये जो है कुल मिलाकर के प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, ओके, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। सो WBCs जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी गार्ड्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं। अगर ये ना हो हमारी बॉडी में तो हम डेली के बेसिस पर बीमार पड़ें और अलग अलग बीमारियां लगती रहें, ओके। एंड ये जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारे ब्लड को क्या करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा जैसे मान लो कहीं पे चोट लग जाती है या कुछ कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, फॉर्म्स ब्लड क्लॉट। सो ये जो हैं ब्लड के क्लॉट बना देती हैं, ताकि कहीं पर भी चोट लगी हो तो वो एकदम से वहाँ से ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, ठीक है। सो ये क्या करती हैं, हम कह सकते हैं दैट ये जो है ब्लीडिंग को रोकने का काम करती हैं। स्टॉप्स द ब्लीडिंग, क्योंकि हम देखते हैं ना, हमें कहीं कहीं पर अगर चोट लग जाती है और हल्का सा खून निकलने लगता है तो वो खून धीरे धीरे बाद में रुक जाता है और फिर वहाँ पर जो है एक पपड़ी ऐसी जम जाती है। तो ये पपड़ी जो होती है ये हमारी इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से होती है, ठीक है। सो ये जो हो गए हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम अपने मेन ब्लड पे आ जाते हैं, ठीक है भाई। अंदर की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं जाननी ज़रूरी होती हैं, ओके। अब ये जो हमारा प्लाज्मा है, हमने क्या बात करी है कि ये ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमारा ये प्लाज्मा मौजूद होता है इसी में ये डिफरेंट टाइप की सेल्स जो होती हैं ये मौजूद होती हैं। कौन से सेल्स, जो हमने अभी बताए आपको, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ओके। सो वी कैन राइट डाउन दैट in which the cells are suspended, जिसमें डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं वो मौजूद होती हैं। अब क्या होता है कि यही वो प्लाज्मा है जो कि फूड, CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। नाइट्रोजनस वेस्ट से मतलब है कि अमोनिया बनता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अमोनिया जो होता है वो हमारा जब किडनीज़ में जाता है वहाँ से वो यूरिया में चेंज होता है, एंड यूरिया जो होती है वो बाद में यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ओके। सो ये प्लाज्मा ही है। प्लाज्मा जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ओके। सो प्लाज्मा जो होता है हम यहीं पे लिखते हैं, ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड ट्रांसपोर्ट करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, भाई देखो हमारी जो ब्लड होता है वो कहाँ से, लंग्स से ऑक्सीजन उठा के सेल्स तक ले जाता है। अब सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 वापस दे देते हैं, है ना, कि इसको ले जाओ। तो वो जो CO2 होती है वो वहाँ से वापस लाने का काम भी हमारा प्लाज्मा ही करता है। और CO2 के साथ जो है काफ़ी सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट्स। अब यहाँ पर ये बात जाननी ज़रूरी है कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं ये डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये डिज़ॉल्व्ड होते हैं।
ऐसे रूखे रूखे नहीं होते हैं, नम अवस्था में होते हैं किसी चीज़ में, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, क्योंकि इससे जो है इनका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाते हैं। ओके, सो वेस्ट इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म। ओके, अब कुछ टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, दैट सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड। भाई देखो, हमारी बॉडी जो है वो इतना सारा काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, उसको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए ना। अब हमारी बॉडी में ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनको होने के लिए देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि चाहे हम डाइजेशन की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे हम रेस्पिरेशन की बात करें, किसी भी प्रोसेस की बात कर लो, सभी चीज़ें जो हैं वो केमिकल से रिलेटेड हैं, सारी कुछ केमिस्ट्री चल रही है। ओके, सो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ को एक मीडियम देने के लिए हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो दैट इज़ वाई वी नीड सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। ओके, सो क्योंकि जब हमारी बॉडी में कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो गड़बड़ हो जाते हैं, तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ओके, उसमें क्या होता है, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, हमें उल्टियाँ आने लगती हैं, हमें बुखार आने लगता है, हमें वीकनेस आने लगती है। ओके, तब जो है हमें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉल पीना चाहिए। इलेक्ट्रॉल में क्या होता है कि यही जो सॉल्ट्स होते हैं, इन्हीं का घोल होता है इलेक्ट्रॉल। ठीक है, वो जब हम पीते हैं तो हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ओके, सो सॉल्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। सो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि आरबीसी जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पर ब्लड जो है, अब यहाँ पर जो हमारा ब्लड है ये इतना काम कर रहा है, ठीक है, ये इधर से उधर जा रहा है, हर सेल के पास जो है ऑक्सीजन, खाना, पानी सब कुछ पहुँचा रहा है, वहाँ से सब कुछ ला करके यहाँ पर जो है वापस से हमारी बॉडी से निकालने का भी काम कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो इसको कोई चीज़ होनी चाहिए ना इसको रेगुलेट करने वाली, कि हाँ तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें अब सफाई की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो तुम वापस आ जाओ, तुमको अभी जो है सफाई की ज़रूरत है, तुम यहाँ पे लंग्स के पास में अपनी सफाई करवा लो, फिर से जो है तुम जाओ सेल्स को जो है ऑक्सीजन दे के आओ, है ना। तो इन चीज़ों के लिए ब्लड को रेगुलेट करने वाला एक ऑर्गन चाहिए जो कि उसको प्रॉपरली पंप कर सके और वापस ले सके, है ना। सो इसके लिए जो है हमें एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है। सो चलो हम ये पॉइंट्स अपने लिखते हैं। सो वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन किस लिए चाहिए, अभी बोला था ना, टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें कहाँ ब्लड को जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इसको जो है एक चीज़ कंट्रोल करनी चाहिए। ओके, और भी हमें क्या चाहिए है इसके लिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हार्ट ने जो है ऐसे एकदम पिचकारी ऐसी चला दी और ब्लड सीधे सेल के पास पहुंच गया, नहीं ना। एक प्रॉपर ट्यूब्स का नेटवर्क चाहिए, जो कि एक ट्यूब जाए प्रॉपर उस सेल के पास में ब्लड को छोड़ के वापस उसको लेके आए, है ना। सो और क्या चाहिए, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। किस लिए, टू रीच ऑल द टिश्यू, टू रीच all the tissues and a system
अब एक सिस्टम किस लिए चाहिए हमें, ये भी ज़रूरी है। अब मान लो कि देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि ये हमारा एक कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, और उससे जो है काफ़ी सारी जो है पाइपलाइंस ऐसे निकली हुई हैं जो कि आपके डिफरेंट जगहों पे जा रही हैं। अब अगर मान लो कि कहीं पर किसी पाइप में मान लो यहाँ पर कोई लीकेज आ जाए या कुछ डैमेज हो जाए, वहाँ से जो है आपका आउटफ्लो होने लगेगा, है ना। तो एक ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए जो कि प्रॉपरली ये चीज़ इंश्योर करता रहे कि किसी भी जगह पे कोई डैमेज ना हो, किसी भी चीज़ पे कोई भी जो है कोई दिक्कत ना आने पाए। अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो तुरंत उसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है पाइपलाइंस का, बट हमारी बॉडी में जो ये ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स कोई भी डैमेज, कोई भी लीकेज जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर लीकेज हो रही है तो इसका मतलब है कि आप हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है क्या है कि ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए है जो कि इसको प्रॉपरली डैमेज होते ही तुरंत रिपेयर कर दे, उसको ज़रा भी देर नहीं लगनी चाहिए। ओके, सो टू रीच ऑल द टिश्यूज़ एंड अ सिस्टम अब ये सिस्टम किस लिए चाहिए है, टू इंश्योर दैट this network can be repaired if damaged। अब देखो इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं क्यों हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि हम डेली के देखो सारे काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है उसमें डेली के बेसिस पर बहुत ही बड़ी संख्या में डेली जो है सेल्स डैमेज होती हैं, सेल्स की डेथ भी होती है, नई सेल्स भी बनती हैं। अब मान लो कि कोई सेल जो है हमारी बॉडी में डैमेज हो गई, अब उस सेल को तुरंत निपटाना होता है, उस सेल को तुरंत वहाँ से हटाना होता है कि वो क्योंकि वो डैमेज हुई या वो डेड हुई तो वो हमारी बॉडी के लिए एक खतरा बन गई है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के लिए एक कचड़ा है, एक पीस ऑफ ट्रैश है, ओके। अब फिर हमारी बॉडी ये नहीं देखती है कि ये हमारी ही सेल है, उसको कोई उससे इमोशनल कांटेक्ट, कोई भी उसको उससे इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। वो जैसे ही डेड हुई वो अब हमारी बॉडी के लिए खतरा है। तो हमारी बॉडी की जो आसपास का ये जो सिस्टम होता है ये एकदम से दौड़ पड़ता है कि इस सेल को जल्दी से ख़त्म करो, क्योंकि वो सेल जो है अब फिर बाकी सेल्स के लिए खतरा बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये सिस्टम इतना ज़्यादा अलर्ट रहता है कि कोई भी गड़बड़ हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। भाई अगर हमारी बॉडी में कोई गड़बड़ होती है तो वही तो बीमारी है ना, क्योंकि अगर हमारा छोटा सा ज़रा सा भी टेम्परेचर 1 डिग्री भी राइज़ कर जाता है, यानी कि अगर वो 98 से 99 हो जाता है तब भी तो हम मेडिसिन लेते फिरते हैं, तब भी तो हमें बॉडी में प्रॉब्लम महसूस होती है ना। तो यही चीज़ है, इसीलिए बॉडी में जो है काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं एंड हर चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ओके। तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे थे, यहाँ पर मेन बात किसकी, इस इलेक्ट्रिक मोटर की चल रही थी जहाँ से सारी कहानी स्टार्ट होती है। तो ये पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी में, आपको पता होगा ना कि ब्लड को जो है कौन यहाँ पर जो है पंप करता है। यहाँ पर ब्लड को पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट, ओके, हार्ट। सो चलिए अब जो है अब हम किसके बारे में बात करेंगे, दी हार्ट के बारे में। इसके आगे दी लगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, हाँ उस हिसाब से नहीं लगाएंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट मैंने दी इसलिए लगाया है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है भाई, उसको थोड़ी इज्जत देनी बनती है, ओके।
क्योंकि अगर ये रुक गया तो हम भी रुक जाएंगे सीधा ऊपर, है ना। सो हार्ट के बारे में अब हम बात करते हैं। देखो अगर हम हार्ट के साइज़ की बात करें तो हार्ट कितना बड़ा होता है साइज़ में, जब जैसे क्या होता है कि अपना एक हाथ लें और मुट्ठी ऐसे बंद करें, ओके। सो हमारी जो एक फिस्ट होती है, यानी कि जो मुट्ठी का जितना साइज़ होता है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है, ओके। एंड शेप भी कुछ मुट्ठी की ही तरह होती है, बस उसमें जो है अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके। सो इसका साइज़ जो होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर होता है। सो वी कैन राइट इट डाउन दैट इट इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, यानी कि जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा हमारा हार्ट होता है। अब हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। आपने अगर कभी भी रियल हार्ट की फ़ोटो देखी होगी या कोई सैंपल देखा होगा तो आपको जो है बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना। और लोग कहते भी हैं कि हार्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, इमोशनल होता है। देखिए इमोशन वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, वो भी एक ऑर्गन ही होता है। हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, या हार्ट में मसल्स होते हैं जो कि बराबर जो है कंप्रेशन करते रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं, ओके। सो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। once again, muscular organ, ओके। सो अब हम बात करते हैं हार्ट जो होता है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। इसमें टोटल हम यहाँ पर ह्यूमंस के हार्ट की बात कर रहे हैं, ओके। ये भी मैं लिख देती हूँ, ह्यूमंस के हार्ट की बात कर रही हूँ, ओके। सो ह्यूमंस का जो हार्ट होता है उसमें बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि देखो अब ये जो हैं 4 चैम्बर्स हैं, ये दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कैसे डिवाइडेड होते हैं, इसमें से 4 चैम्बर्स में से 2 आपके एट्रिया आ जाते हैं एंड 2 जो हैं आपके वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, ओके। 2 एट्रियाज आते हैं और 2 वेंट्रिकल्स आते हैं, ओके। और ये जो होते हैं दोनों ऊपर नीचे जो है यहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, यानी कि जैसे एट्रिया है ऊपर लेफ़्ट साइड में तो उसके नीचे जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। राइट साइड में ऊपर की साइड जो है वो एट्रिया होगा तो नीचे की साइड में राइट वेंट्रिकल होगा, ओके। इस तरीके से जो है ये मौजूद होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ये 4 चैम्बर्स होते हैं, क्यों ये लेफ़्ट राइट होता है, क्यों 2 एट्रिया अलग हैं 2 वेंट्रिकल्स अलग हैं, क्यों ये एक ही चैम्बर में क्यों नहीं ये सारा कुछ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है ना। यानी कि वो यहाँ से ऑक्सीजन लेके भी जा रहा है और CO2 को वापस भी ला रहा है। तो अगर सारा ब्लड जो है वो एक साथ मिक्स ही हो जाएगा तो फिर क्या मतलब फ़ायदा रहेगा, फिर तो सारा कुछ मिक्स ही हो गया ना, तो फिर CO2 ऑक्सीजन वाला ब्लड पता ही नहीं चलेगा। तो पता चला सेल्स के पास में जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जा रहा है, जो एल्वेलाई हैं लंग्स में उनके पास वापस से ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है, तो वो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर इतने सारे चैम्बर्स होते हैं प्रेजेंट। क्यों होते हैं लिखते हैं हम, बिकॉज blood transports both oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड को दोनों ही चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना भी है, कार्बन डाइऑक्साइड को लोड करके बाहर भी निकालना है, ओके। तो इसलिए जो है इतना सारा सिस्टम होता है यहाँ पर। सो heart has different chambers, okay।
सो हार्ट जो होता है वो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, है ना। ये पॉइंट भी हम अपना लिख लेते हैं, different chambers to prevent, क्या प्रिवेंट करने के लिए? द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भगाना है, जिसने जगह घेर के रखी है। ओके, सो जिसमें से हम सभी को पता है कि जो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसको कहाँ जाना है, कहाँ हम भेजेंगे इसको, बताओ। ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसको हम लंग्स में भेजते हैं, ताकि वहाँ से जो है ये नाक के ही रास्ते से बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। तो हम ये पॉइंट अपना भी ऐड कर लेते हैं, दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज सेंट टू लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव कर दी जाए ब्लड से। और जो हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है लंग्स में, अब देखो क्या हुआ कि ये जो ब्लड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स में पहुंचा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले ली गई, फिर अब वो ब्लड खाली है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी तो डालनी है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि एल्वेलाई जो है वो एक शॉप है, और ब्लड जो है वो एक शॉपिंग करने वाला बंदा है, ठीक है। वो वहाँ पे जाता है, पैसों की जगह कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेता है। ओके, सो यहाँ पर जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी है, यानी कि अगर उसने पैसे दिए हैं तो उसको सामान भी चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ से फिर जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो नीड टू बी ब्रॉड बैक टू द हार्ट। वो जो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको वापस से हार्ट तक भी लाना होता है। हार्ट तक क्यों? सीधा बॉडी के सेल्स के पास क्यों नहीं? भाई हार्ट के पास ही तो लाएंगे ना, फिर हार्ट ही तो उसको ट्यूब्स के थ्रू सारी सेल्स में भेजेगा, है ना। मेन जो है कंट्रोल करने वाला वो तो हार्ट ही है, अपने मन से थोड़ी ना कहीं भी भाग जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दैट एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड from lungs have to be brought back to the heart. ओके, सो ये जो होती है कहानी किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी अपनी नज़रें डाल लेते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड के पास। ये वो ब्लड है हमारा जो कि हार्ट जो है पूरी बॉडी में, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, उनके पास पंप करता है कि जा तू जाके ऑक्सीजन दे के आ सबको, ठीक है। सो ये है दैट ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, ये जो है सारे बॉडी ऑर्गन्स के पास भेजा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को दूर भगाया जाता है क्योंकि वो नुकसान करेगा ना। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का क्या किया जाता है, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि ब्लड जो होता है उसको हार्ट को ही पंप करना है ना। हार्ट ही है जो उसको वापस भी लाएगा, हार्ट ही है जो उसको सेल्स के पास भी भेजेगा ब्लड को, हार्ट ही है जो उसको
लंग्स के पास भेजता है, हार्ट ही है जो उसको ब्लड को लंग से वापस लेता है ना। सो सारा का सारा मास्टरपीस जो है यहाँ पर क्या है, हमारा हार्ट है। ओके, तो अब हम क्या बात करें, अब हमें बात करनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये किस रास्ते से होकर के जो है लंग्स के पास जाता है और किस रास्ते से होकर जो है ये सेल्स के पास जाता है। वहीं सेम चीज़ हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ भी देखनी चाहिए, है ना, कि कहाँ से जो है ये घूम घाम के कहाँ पहुँचता है ना। लेकिन आई थिंक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी तक काफ़ी हो गई है, क्योंकि ये जो हमारा हार्ट है ये टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा है। थोड़ा डिटेल में जब इसको जानेंगे, और स्पेशली ये जो हम पाथ की बात कर रहे हैं, जो रास्ते की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं, ताकि हम तसल्ली से उसको डिटेल में जाकर देख सकें, कोई भी कन्फ्यूज़न ना छूटे। ओके, तो अभी तक के लिए जो है आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है और आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी मिल चुकी होगी। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आज मैंने हार्ट के बारे में पढ़ा है और आपको भी पढ़ाया है। सो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और दिल से सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम दिल के बारे में बाकी सारी बातें करेंगे, जो कि काफ़ी डिटेल में बातें करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे कि ब्लड किस रास्ते से कहाँ जाता है और कैसे वापस आता है, क्या करता है। ओके, सारे रास्तों के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। सो ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके।